हेलो चिल्ड्रन, 11th केमिस्ट्री में आज का हमारा हेडिंग रहेगा मैटर की प्रॉपर्टीज़ और उनको कैसे मेज़र किया जाए। तो कहता है प्रत्येक सब्सटेंस की डेफिनेट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी वो होती हैं जिनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं बिना सब्सटेंस की कंपोजिशन को चेंज किए, जैसे कि मास। और केमिकल प्रॉपर्टी वो होती हैं जिनमें सब्सटेंस में केमिकल चेंज होता है। अब हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज एक्चुअल में होती क्या है। अपनी डेली लाइफ में हम बहुत सारी मेजरमेंट करते हैं। वेजिटेबल किलोग्राम में खरीदते हैं, दूध लीटर में खरीदते हैं, कपड़ा मीटर में खरीदते हैं। लेकिन साइंटिफिक स्टडीज़ के दौरान मेजरमेंट ऑफ मास, वॉल्यूम एंड लेंथ, इसके अलावा हमें बहुत सारी दूसरी क्वांटिटीज़ भी मेज़र करनी पड़ती हैं, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, फोर्स, वर्क, डेंसिटी वगैरह वगैरह। तो क्या कहता है, वो सारी क्वांटिटी जो हमें फेस करनी पड़ती हैं, जिनसे हमारा सामना होता है साइंटिफिक स्टडीज़ के दौरान, उनको फिजिकल क्वांटिटीज़ बोला जाता है। यहाँ से आपको सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन करनी है। आप जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी को मापेंगे तो आपको दो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। एक तो नंबर, संख्या क्या है, और दूसरी यूनिट। जैसे कि मैं आपको बोलूं किसी ऑब्जेक्ट का वज़न 4.5 किलोग्राम है, तो इसमें जो 4.5 है वो तो किसको इंडिकेट करेगा, नंबर को। और इसकी यूनिट किस में मेजर कर रहे हैं हम, उसको किलोग्राम में। तो कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी होती है जो हम फेस करते हैं, वो फिजिकल क्वांटिटी मेजर करने के लिए दो चीज़ें कंपलसरी हैं, नंबर और यूनिट। अब हम यहाँ से बात करेंगे यूनिट होती क्या है, या एसआई यूनिट क्या होती है। एसआई का मतलब है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। तो यूनिट जो है वो क्या होती है, स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस चूजन टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मापने के लिए जो एक रेफरेंस चुना जाता है, जो आधार चुना जाता है, उसका स्टैंडर्ड क्या कहलाता है, यूनिट कहलाता है। आपको बेसिकली ये 7 बेस यूनिट करनी है, जो कौन कौन सी हैं, लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और लुमिनस इंटेंसिटी। इनके सिंबल आप याद करेंगे और इनकी एसआई यूनिट आप लर्न करेंगे और राइट करेंगे। लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। मास की क्या होती है बेटा, किलोग्राम। टाइम की सेकंड। करंट की एम्पियर। टेम्परेचर की केल्विन। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है पदार्थ की मात्रा, मोल इसकी यूनिट होती है। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है प्रकाश की तीव्रता, जिसकी यूनिट होती है कैंडला। उसके बाद बेटा आपको क्या करना है, आपको टेम्परेचर की मेजरमेंट करनी है। कहता है टेम्परेचर के 3 स्केल होते हैं। एक तो होता है डिग्री सेल्सियस, दूसरा होता है डिग्री फ़ारेनहाइट और तीसरा होता है केल्विन। ये तीनों आपने पढ़े हैं। इनके इंटर कन्वर्जन के कुछ सिंपल फार्मूले हैं जो न्यूमेरिकल उन्हीं के ऊपर बेस्ड आते हैं। अगर कोई पूछा जाता है, मैं आपको तीनों फार्मूले बताऊंगा, आप उनसे ट्राई करें। जैसे कि मान लीजिए आपको टेम्परेचर दिया गया है डिग्री सेल्सियस में और आपसे टेम्परेचर मांग ले केल्विन के अंदर, तो आपको क्या करना है, दिए गए टेम्परेचर में आप 273 जोड़ दें। आपका जो आंसर आएगा वो केल्विन में होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपको डिग्री केल्विन में टेम्परेचर चाहिए तो दिए गए डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में 273 ऐड कर दें। उसके बाद क्या होता है, अगर मान लीजिए आपको टेम्परेचर चाहिए डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर, तो आपको ये फार्मूला याद करना पड़ेगा। डिग्री सेल्सियस में आपको दे रखा और डिग्री फ़ारेनहाइट में आपसे मांग ले, तो 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ये फार्मूला कहाँ यूज होगा, जब डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना हो। अपोजिट, अगर डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो तो इसको उल्टा कर दो, 5/9 इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32। डिग्री सेल्सियस में चाहिए तो 5/9 और माइनस का सिंबल, डिग्री फ़ारेनहाइट में चाहिए तो 9/5 और प्लस का सिंबल। यहाँ से आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से रहेगा। डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में क्या रिलेशनशिप है, देखिए डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में करना है तो 9/5 और प्लस का सिंबल,
और डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो 5/9 और डिग्री फ़ारेनहाइट का सिंबल। अब इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। कहता है आपको 25 डिग्री सेल्सियस दिया गया है रूम का टेम्परेचर, इसको आप डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कीजिए। तो डिग्री फ़ारेनहाइट का फार्मूला आप अभी पढ़ के आए थे, 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। दूसरा कहता है ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर आपको पता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है, इसको आप किस में कन्वर्ट करेंगे, डिग्री फ़ारेनहाइट में। वही फार्मूला आप फिर से लगा के वैल्यू रखेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 98.6 डिग्री। तो आपकी बुक में बेटा इन फार्मूले से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल दे रखे हो आप उनकी ट्राई करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं सब्सिडरी यूनिट की। जनरली आप फिजिक्स में भी एक टॉपिक पढ़ के आते हैं MLT, जिसको आप पढ़ते हो। MLT क्या होता है, मास, लेंथ और टाइम, जिनको हम 3 बेसिक क्वांटिटी मान के चलते हैं। तो और इन्हीं क्वांटिटीज़ को हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ बोलते हैं, मास, लेंथ, टाइम को। और इनसे हम दूसरी क्वांटिटीज़ और उनकी यूनिट ड्राइव कर सकते हैं, जिनको ड्राइव्ड यूनिट बोला जाता है, ड्राइव्ड क्वांटिटी बोला जाता है। यहाँ पे आपको कॉम्पिटिटिव के लिए प्लस में आगे आपको कुछ कन्वर्जन करने पड़ जाएं, वहाँ पे ये चीज़ें आपको काम आएंगी। तो आप याद रखें इसको, डेसी जो प्रीफिक्स होता है उसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻1। सेंटी के लिए यूज होगा 10⁻⁻2। मिली के लिए यूज होगा 10⁻⁻3। माइक्रो के लिए यूज होगा 10⁻⁻6। नैनो के लिए यूज होगा 10⁻⁻9। पीको के लिए यूज होगा बेटा 10⁻⁻12 और फेम्टो के लिए यूज होगा 10⁻⁻15। अभी हम एक टॉपिक और डिस्कस करेंगे, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट एंड सिग्निफिकेंट फिगर। ये मेन हेडिंग है। उससे पहले सबसे पहला जो सब टॉपिक है वो है प्रीसीजन और एक्यूरेसी में क्या डिफरेंस होता है। ज़्यादा काम नहीं आता बट आपको नॉलेज होना चाहिए। कहता है जब हम होल नंबर में मापते हैं आइडेंटिफाइबल ऑब्जेक्ट को, जैसे हम गिन लेते हैं एग्स कितने हैं, बनाना कितने हैं, टेबल कितनी है, चेयर कितनी है, तो हम एक्यूरेटली बता देते हैं ये इतने इतने हैं। क्यों? क्योंकि उसमें एग्जैक्ट नंबर है। ऐसे ही जो डिफाइंड क्वांटिटीज़ हैं जिनका हमें पता है, जैसे कि 1 मिनट में एग्जैक्टली 60 सेकंड होते हैं, लेकिन कुछ साइंटिफिक मेजरमेंट के अंदर हो सकता है मेजरिंग डिवाइस प्रॉपरली काम ना कर पाए। तो ऐसे केस में क्या होता है, किसी भी मेजरमेंट की एक्यूरेसी, यानी कि जो चीज़ हम माप रहे हैं वो सही है या नहीं, वो 2 फैक्टर पर डिपेंड हो जाती है। पहला फैक्टर तो जो मेजरिंग डिवाइस है क्या वो सही है, क्या वो एक्यूरेट है, और दूसरा जो उस डिवाइस को ऑपरेट कर रहा है क्या वो स्किलफुल है, क्या उसको वो डिवाइस ऑपरेट करना आता है। ये 2 चीज़ें डिसाइड करेंगी कि मेजर की गई क्वांटिटी एक्यूरेट है या नहीं। अब कहता है मान लो हम एक रूम की लेंथ मापना चाहते हैं एक फीते की मदद से। इफ़ वी पेस इट, या कदमों से हम मापें, किसी भी तरीके से हमने कोई भी मेथड अपनाया, तो कहता हमारे पास हर बार अलग अलग यूनिट में वैल्यू आती है। तो रिजल्ट जो है मेजरमेंट का वो एग्जैक्टली करेक्ट नहीं है। एक्यूरेसी जो है वो क्लियरली इस बात पे रिलेटेड है कि मेजरमेंट की कैसे गई है। तो कहता है जो अलग अलग मेजरमेंट हैं, हमने मान लो एक ही चीज़ को बहुत बार माप के देखा, और जो अलग अलग मेजरमेंट हैं उनकी एवरेज वैल्यू करेक्ट वैल्यू के नज़दीक आ जाती है, तो हम मेजरमेंट को ये कहेंगे मेजरमेंट एक्यूरेट है। हमें पहले से ही एक्यूरेट का पता हो और हम जो अलग अलग मेजरमेंट करके उसकी एवरेज निकाल रहे हैं और वो करेक्ट वैल्यू के नज़दीक आ गई, तो हम ये कहेंगे वैल्यू एक्यूरेट है। लेकिन अगर आपने जो मेजरमेंट की हैं उनकी वैल्यू एक दूसरे के नज़दीक आई और एवरेज वैल्यू के भी नज़दीक आ गई उनकी, तो मेजरमेंट को बोला जाएगा मेजरमेंट प्रिसाइज है, वो एक्यूरेट नहीं है। वो उस टाइम क्या होगा, वो एक्यूरेट वैल्यू के बिल्कुल करेक्ट नहीं होंगी, बिल्कुल उसके नियर नहीं होंगी। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। हमें पहले से ही पता है बेटा एक कमरे की लेंथ 10.5 मीटर है और 4 व्यक्ति है A, B, C और D, जो 5-5 बार उस कमरे की लेंथ मापते हैं। A ने पहली बार मेजर किया 10⁻10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 5 बार उसने रीडिंग ली उस कमरे की लेंथ मेजर करने की और उसकी एवरेज आ गई 10.5। बी ने भी कुछ ऐसा ही किया, 10, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, इसकी एवरेज आई 10.2।
सी ने किया 10.1, 10.3, 10.5, 10.7, 10.9 और 10.5, उसकी भी एवरेज आ गई। डी ने किया 10, 10.7, 10.9, 11.1, 11.3, 10.8। अब कहता है इस केस में हम देखेंगे, हमें पहले से ही पता है रूम की एक्चुअल लेंथ कितनी है, 10.5 मीटर। अब देखो जो ए की मेजरमेंट है वो 10.5 है और इसकी जो मेजरमेंट की वैल्यू है वो एक दूसरे के भी नज़दीक हैं, एवरेज के तो नज़दीक हैं ही हैं, एक दूसरे के भी नज़दीक हैं। तो हम ये कहेंगे ए की जो मेजरमेंट है वो एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी। क्यों? क्योंकि उसने पहले ही कहा था कि अलग अलग मेजरमेंट की एवरेज वैल्यू करेक्ट वैल्यू के नज़दीक है तो मेजरमेंट एक्यूरेट है। तो इसकी तो बिल्कुल मैच कर रही है, तो ये क्या है, एक्यूरेट। प्रिसाइज क्यों बोलोगे इसको? क्योंकि अलग अलग मेजरमेंट की वैल्यू एक दूसरे के नज़दीक होनी चाहिए, तो एक दूसरे के भी नज़दीक हैं, तो ए क्या हुआ, एक्यूरेट भी हुआ और प्रिसाइज भी हुआ। बी में देखो, बी में क्या कहता है 10.2, तो इसका मतलब एक्यूरेसी क्या होगी, पुअर। क्यों? क्योंकि 10.5 होता तो एक्यूरेट होता। लेकिन ये जो इसकी अलग अलग मेजरमेंट हैं ये एक दूसरे के नज़दीक हैं और इसके भी एवरेज के भी नज़दीक हैं, तो प्रीसीजन इसका अच्छा है लेकिन इसकी एक्यूरेसी क्या होगी, पुअर। ऐसे ही सी के अंदर क्या हुआ, सी के अंदर प्रीसीजन नहीं है, 10.5 के नज़दीक नहीं है, ये वैल्यू कोई कहीं है कोई कहीं है, लेकिन बाय चांस तुक्का लग के इसकी एवरेज 10.5 आ गई, तो इसका मतलब इसकी एक्यूरेसी तो अच्छी है लेकिन बाय चांस लक लग गया, प्रीसीजन अच्छा नहीं है इसका। ऐसे ही डी को हम चेक करें तो डी में कहता है ना तो एवरेज ओके आई इसकी और ना ये वैल्यू एक दूसरे के नज़दीक, तो डी में एक्यूरेसी भी पुअर है और प्रीसीजन भी पुअर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको एक्यूरेसी और प्रीसीजन में डिफरेंस समझ में आया होगा। ये एग्जांपल आप साइट कर सकते हैं ज़्यादा समझने के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम सिग्निफिकेंट फिगर्स डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू, हैव ए नाइस डे।